अपनी पिछली डीमन स्लेयर वाली वीडियो में हमने 4 हाशिराज के लाइफ को अच्छे से जाना था और आज की वीडियो में हम बचे हुए 5 हाशिराज के लाइफ को जानेंगे। नाउ बाय एनी चांस अगर आपसे पिछली वीडियो मिस हो गई है तो भैया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट और आई बटन होता है ना, हाँ तीनों में होगा। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने 5वें हाशिरा की तरफ, जो कि है अपने स्टोन हाशिरा ग्योमी हिमेजिमा। ग्योमी को करंट जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा माना जाता है और उनकी लाइफ काफी दर्दनाक रही है। ग्योमी की माँ उनको जन्म देते वक्त ही चल बसी और उनके पिता भी कुछ ही दिनों बाद बीमारी की वजह से मारे गए। इसके परिणाम अनुसार ग्योमी का पालन पोषण एक टेंपल में होने लगा और बचपन में ग्योमी को एक ऐसी अजीब सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनके आंखों की रोशनी चली गई। जी हाँ, उनका आंख ऐसे ही व्हाइट नहीं है, वो एक्चुअली में देख नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे ग्योमी बड़े हुए और उस वक्त वो टेंपल में रह रहे 9 बच्चों का ख्याल रखते थे। अब जिस एरिया में ये टेंपल था उस एरिया में डीमंस का बहुत ही ज्यादा प्रकोप था। तो ऐसे में ग्योमी हर रात विस्टेरिया फ्लावर्स को जलाते थे, एक पॉट टाइप में रख देते थे जिसकी सुगंध से कोई भी डीमन टेंपल के अंदर नहीं आता था। अब ग्योमी के अंदर जो 9 बच्चे थे उनमें से एक था काइगाकू। जी हाँ, वही बच्चा जो कि आगे चल के जिगोरो यानी कि जो फॉर्मर थंडर हाशिरा थे उनका स्टूडेंट बनेगा विथ जेनेत्सु, और वो थंडर ब्रीदिंग भी सीखता है एंड देन हम जानते ही हैं कि वो अपर रैंक को रिप्लेस करके एक डीमन भी बन जाता है। खैर उसकी स्टोरी में नहीं जाएंगे, बात इतनी सी है कि वो भी यहाँ एक स्टूडेंट था और वो टेंपल से पैसे चुराता था। ऐसे में बाकी के जो बच्चे थे वो उसे एक दिन टेंपल से निकाल देते हैं। अब टेंपल से कुछ ही दूर पे काइगाकू की मुलाकात एक डीमन से हो जाती है जो कि उसे खा जाता, और ऐसे में काइगाकू डीमन से एक डील करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें टेंपल के अंदर एंट्री दिला दूंगा जहां तुम 8 बच्चों को खा सकते हो, साथ ही एक एडल्ट भी है, बस मुझे छोड़ दो। डीमन मान जाता है और ऐसे में काइगाकू टेंपल में जितने भी विस्टेरिया फ्लावर्स जल रहे थे सबको बुझा देता है और डीमन टेंपल में एंटर कर जाता है। डीमन के आने से टेंपल में अफरा तफरी मच जाती है और ग्योमी सभी बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम मेरे पीछे रहो, इधर उधर मत भागो। लेकिन बच्चे तो छोटे होते हैं ना, वो कहां सुन रहे थे, वो भागते रहते हैं इधर उधर और ऐसे में डीमन सभी बच्चों को खा जाता है। यहाँ बचती है सिर्फ एक बच्ची जिसका नाम था सायो और वो ग्योमी के पीछे थी। अब सायो को बचाने के लिए ग्योमी इस डीमन से लड़ना शुरू करते हैं और यही वो पॉइंट था जब ग्योमी को रियलाइज होता है कि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। ऐसा कहा जाता है कि ग्योमी रात भर उस डीमन को पंच करते रह गए और सायो को बचा लिए। इसी लड़ाई के दौरान ग्योमी के सर पे जो आप स्कार देखते हो ना, वो आया था और जैसे ही सुबह हुआ ऑब्वियसली डीमन मारा गया। अब डीमन के मरने के बाद गांव वाले भी कुछ लोग यहाँ आए और वो देखते हैं कि भैया यहाँ बच्चे मरे पड़े हैं, ग्योमी खून से लथपथ है और सायो पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज थी। अपने ट्रॉमा में सायो कहने लगी कि ही इज द मॉन्स्टर, ही किल्ड एवरीवन। ऑब्वियसली वो ग्योमी को ब्लेम नहीं कर रही थी, लेकिन गांव वालों को ऐसा ही लगा कि भैया ये तो ग्योमी पे पॉइंट कर रही है कि यही सबको मारा है। तो गांव वाले ग्योमी को ही पकड़ लेते हैं और कारागार में डाल देते हैं कि ये किलर है। अब ग्योमी को सजाए मौत मिल भी जाती, लेकिन एंड वक्त पे ओबुयाशिकी आते हैं, वो ग्योमी को बचाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ग्योमी ने बच्चों को नहीं मारा है, ये काम डीमन का है। तो यहां से ग्योमी की डीमन स्लेयर वाली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मैं आपको बता दूं कि केवल 2 महीने के अंदर ग्योमी स्टोन हाशिरा बन गए थे। जी हां, इतना फास्ट सिर्फ एक मुइचिरो ही मुझे याद है जो कि बना होगा। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग फीट है। अब ग्योमी को देखकर ही पता लग जाता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। आई मीन उनकी हाइट 7 फीट से ज्यादा है, देन उनका ब्रीदिंग टेक्निक भी स्टोन ब्रीदिंग है जो कि अपने आप में बहुत ही कठिन है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा लगते हैं। एनीमे में हम हमेशा उन्हें प्रे करते हुए देखते हैं विथ बीड्स वगैरह, जो भी रिलीजियस साइंस होते हैं। साथ ही वो अक्सर रोते भी रहते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्योमी एक्चुअल में एक बहुत ही इमोशनल इंसान है, क्योंकि आप देख सकते हैं उनके लाइफ हिस्ट्री में उनके साथ क्या कुछ हुआ है। अब आगे चल के ग्योमी की लड़ाई कोकुशिबो और मुजान दोनों से होगी और इसी लड़ाई के दौरान वो अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक करेंगे। इसके अलावा वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी एक्सेस कर पाएंगे। अब पिछली वीडियो में आप लोगों ने कहा था कि भाई ये मत बताओ कि कौन मर गया कौन नहीं मरा, तो मैं नहीं बताऊंगा कि ग्योमी फाइनल फाइट में बचे या फिर मारे गए। बस मैं इतना बता देता हूं कि सायो जो थी वो एक्चुअल में ग्योमी को ब्लेम नहीं कर रही थी, वो बस ट्रॉमेटाइज थी और इस चक्कर में वो ऐसी बातें बोल दी जिससे ग्योमी फंस गए थे। रियलिटी ये है कि वो सारे बच्चे ग्योमी को बहुत चाहते थे और ग्योमी भी उन बच्चों को काफी चाहते थे। अब ग्योमी के फाइट की डिटेल्स मुजान वाली जो फाइनल फाइट वाली वीडियो है जो कि 5 पार्ट में बनने वाली है, जी हाँ, उसमें आएगी। तो अच्छी चीजों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट आई प्रॉमिस यू कि इस महीने से वो सीरीज शुरू हो जाएगी। उसे मिस ना करने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे भी 85% लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, तो कर दो यार सब्सक्राइब। मूविंग ऑन, अगले हाशिरा जिनकी हम बात करने वाले हैं वो है मिस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो। मुइचिरो को आप सभी सोर्ड्समिथ विलेज आर्क के दौरान देख रहे होंगे और आप समझ पाते होंगे कि वो बहुत ही खोए खोए से रहते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुइचिरो की एक्चुअल पर्सनालिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मुइचिरो के पिता
पिता एक वुड कटर थे और मुइचिरो का एक ट्विन भाई भी था जिसका नाम था यूइचिरो वाई। तो जब ये दोनों बच्चे 10 साल के थे तो इनकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई थी और उन्हें ही बचाने के लिए इनके पिता जंगल में कुछ जड़ी बूटी वगैरह लाने गए। इसी वक्त जंगल में तूफान आ गया था और इसी तूफान में उनके पिता मारे गए और इसी के ठीक बाद उनकी माँ भी बीमारी की वजह से बच नहीं सकी। ऐसे में ये ट्विंस खुद ही अपना गुजारा करने लगे और इन दोनों की पर्सनालिटी भी एक दूसरे से काफी अलग सी थी। जहां मुइचिरो काफी काइंड और लविंग इंसान था, वहीं उसका बड़ा भाई यूइचिरो काफी ज्यादा अनकाइंड, अनलविंग और बहुत ही रूड टाइप का इंसान था। यूइचिरो का मानना था कि उसके पापा को उस तूफान में जाना ही नहीं चाहिए था जड़ी बूटी वगैरह लाने, क्योंकि ऐसे भी उनकी माँ बच नहीं पाती। तो माँ भी गई, पापा भी चल बसे, तो ये उनकी एक बेवकूफी थी। वहीं मुइचिरो ऐसा नहीं मानता था, वो मानता था कि नहीं, हमें लोगों की जान बचानी चाहिए क्योंकि वो एक काइंड इंसान था। मुइचिरो इतना ज्यादा काइंड था कि कई बार यूइचिरो गंदी गंदी बातें बोल के मुइचिरो को रुला देता था। तो एक बार इन दोनों से मिलने उबुयाशिकी की वाइफ लेडी अमाने आती है और वो इन दोनों को डीमन स्लेयर बनने के लिए इनवाइट करती है। वो बताती है कि ये दोनों ओरिजिनल ब्रीडिंग यूजर के डिसेंडेंट्स हैं। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो कोकुशिबो के बीवी बच्चे दोनों थे जिसे वो छोड़ दिया था, उनका ही जो परिवार था, जो उनका जनरेशन आया, उसी से ये दोनों मुइचिरो यूइचिरो बिलोंग करते हैं। मतलब देखा जाए तो काइंड ऑफ ये लोग योरिची से कनेक्टेड हैं। तो ऐसे में ऑलरेडी इनके अंदर बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन का जीन्स है, तो ये लोग अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन पाएंगे, हाशिरा भी इजीली बन जाएंगे। लेकिन यहाँ यूइचिरो तुरंत ही लेडी अमाने को भगा देता है, बोलता है मुझे कोई स्वॉर्ड्समैन वॉर्ड्समैन नहीं बनना, ना ही मुइचिरो बनेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुइचिरो का स्वॉर्ड्समैन बनने का मन था, लेकिन ट्विंस में ही यूइचिरो बड़ा था तो उसका ज्यादा चलता था। यूइचिरो यहाँ मुइचिरो को कहता था कि तुम भी हमारे माँ बाप की तरह बेवकूफ हो, माँ बीमार थी फिर भी काम करती थी, इसी वजह से उनकी बीमारी और बुरी हो गई, साथ ही पापा तूफान में चले गए जड़ी बूटी लाने, इसी वजह से दोनों मारे गए, तुम्हारे भी लक्षण ठीक नहीं है, तुम भी मारे जाओगे। तो इन्हीं सब तीखी बातों के कारण इन दोनों भाइयों की रिलेशनशिप जो थी उसमें थोड़ी बहुत दरारें आ गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि लेडी अमाने इन लोगों को रिक्रूट करने कई बार आई थी, लेकिन यूइचिरो बार बार उन्हें भगा देता था, मतलब मुइचिरो से मिलने तक नहीं देता था। तो एक गर्मी की रात ये लोग थोड़ा हवा वगैरह अंदर आने के लिए घर का दरवाजा खोल के सोते हैं और उसी रात इनके घर पे एक डीमन अटैक कर देता है। इस अटैक में यूइचिरो का हाथ कट जाता है और ऐसे में मुइचिरो इस डीमन से लड़ना शुरू करता है। मुइचिरो किसी तरह इस डीमन को सुबह तक रोकता है और सनलाइट आने पे ये डीमन मारा जाता है। अब इस पॉइंट पे यूइचिरो मर रहा था और मुइचिरो भी काफी जख्मी हालत में था। मुइचिरो जल्दी से यूइचिरो के पास पहुंचता है और हम देखते हैं कि यूइचिरो प्रे कर रहा था कि भले ही वो मारा जाए लेकिन उसका भाई मुइचिरो बच जाए। दिस शोज कि यूइचिरो कोई बुरा इंसान नहीं था, जस्ट दैट उसके साथ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि वो कठोर बन गया था। असल में वो अपने छोटे भाई मुइचिरो को हर हालत में बचाना चाहता था। अपनी अंतिम सांस लेते वक्त यूइचिरो कहता है कि मुइचिरो एक इन्फिनिट टैलेंट वाला बच्चा है और वो यूजलेस नहीं है। कुछ ही देर में यूइचिरो की जान चली जाती है और मुइचिरो अपने भाई का हाथ पकड़े वहीं लेटा रहता है। यूइचिरो के शरीर में अब कीड़े पड़ने लग गए थे, लेकिन मुइचिरो उसे छोड़ा नहीं था और वो भी मरना चाहता था। जी हाँ, वो भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। लेकिन तभी वहां लेडी अमाने अपने बच्चों के साथ आती हैं और वो मुइचिरो को बचाती है और इसी इंसिडेंट के बाद से मुइचिरो का डीमन स्लेयर ट्रेनिंग शुरू होता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुइचिरो भी केवल 2 महीने में मिस्ट हाशिरा बन जाता है। वैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुइचिरो की याददाश्त चली गई थी आफ्टर दैट डीमन इंसिडेंट, तो उसको अपने पिछले लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है। ये ऐसा है काइंड ऑफ कि उसके दिमाग में मिस्ट भर गया है, हेंस मिस्ट ब्रीदिंग। उसे बस अब एक ही चीज समझ में आती है कि डीमन का खात्मा करना है, इंपॉर्टेंट लोगों को बचाना है, और इसलिए आप देखते होंगे कि वो हमेशा खोया खोया रहता है और उसकी पर्सनैलिटी अब उसकी तरह नहीं रही बल्कि उसके भाई की तरह काइंड ऑफ हो गई है। अब स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क के दौरान मुइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करेगा, साथ ही उसे अपना पास्ट भी याद आ जाएगा। मुइचिरो एकमात्र ऐसा हाशिरा बनेगा जिसने अकेले ही एक अपर रैंक को हरा दिया। जी हाँ, ग्योको मरने वाला है। इस इंसिडेंट के बाद मुइचिरो का बिहेवियर भी काफी चेंज हो जाएगा, जहां वो काफी काइंड एंड लविंग हो जाएगा। स्पेशली हम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की बात करें तो वहां तांजीरो इनकी काफी अच्छी बनती है। मतलब मुइचिरो स्माइल वगैरह कर रहा था यार, एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसा अभी वो है उसको स्माइल करते हुए। अब मुइचिरो की लड़ाई कोकुशिबो से होगी इन्फिनिटी कासल के अंदर, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा क्या होगा कैसे क्या होगा, क्योंकि वो फाइनल फाइट वाली वीडियो में सब आएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले हाशिरा की ओर, जो कि है स्नेक हाशिरा ओबोनाई इगुरो। ओबोनाई का बचपन बाकी हाशिरा से काफी अलग था। आई मीन यहाँ एक हम जनरल पैटर्न देख पा रहे हैं कि सभी हाशिरास के बचपन में बहुत ही ज्यादा दुख था। तो बचपन से ही ओबोनाई एक सेल में पला बढ़ा था जहां उसे बहुत सारा खाना दिया जाता था। जी हाँ, इतना ज्यादा खाना कि ओबोनाई को अब खाने के स्मेल से
से मतलब गंदा सा नॉशियस फील हो रहा था। भले ये सुनने में काफी अमेजिंग सा लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे एक डार्क सीक्रेट था। दरअसल ये क्लैन एक डीमन की पूजा करता था जो कि एक स्नेक की तरह दिखती थी। जी हाँ, इस डीमन को बच्चे खाना पसंद था और ऐसे में क्लैन के लोग अपने बच्चे को पाल पोस कर थोड़ा सा बड़ा करते एंड देन डीमन को दे देते डिवाउर करने के लिए। इसके बदले ये डीमन क्लैन वालों को कुछ सामान वगैरह, वेल्थ वगैरह देती थी जो कि वो खुद चुरा के लाती थी। किससे? अपने दूसरे विक्टिम से। मतलब दूसरे क्लैन के कोई इंसान होंगे, उसे मारकर उसका सामान चुरा लो, इन्हें दे दो। अब इस क्लैन में 370 साल में पहला लड़का जो जन्मा था वो था ओबोनाई, और क्योंकि ओबोनाई की आंखें दोनों अलग अलग कलर की थी तो ऐसे में ये डीमन कहती है कि इसे थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, तब मैं इसे आराम से खाऊंगी। ओबोनाई जब 12 साल का हुआ तो इस क्लैन की औरतें उसके लोअर फेस को कट कर दी ताकि वो एक स्नेक की तरह दिख सके काइंड ऑफ, और इसके बाद उसके खून को उस डीमन स्नेक को दे दिया गया जो कि वो पी ली। ओबोनाई को अब समझ में आ गया था कि अब कुछ ही दिन बचे हैं भैया, मुझे खा लिया जाएगा, और ऐसे में वो एस्केप प्लान करने लगा अपने सेल से। इसके लिए वो एक हेयर पिन बड़ा सा होता है ना चाइनीज एंड जापानीज कल्चर में, वो लेके आता है और सेल को खोलने की कोशिश करने लग जाता है। अब क्योंकि उसका लोअर फेस कट कर दिया गया था, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ओबोनाई हमेशा पट्टी बांधे रहता है यहाँ फेस पे। तो वो कोई स्टाइल चॉइस नहीं है, मजबूरी है। अब ओबोनाई सिर्फ एक ही लिविंग बीइंग पे भरोसा करता था। I mean, इस पे सिर्फ ओबोनाई को ट्रस्ट था, और ये कौन था? एक सांप जो कि इसके सेल में हमेशा चल के आ जाया करता था। इस सांप को ओबोनाई कहता था काबुरामारू। नाउ फाइनली ओबोनाई एक दिन अपने सेल को खोल पाया और यहाँ से वो भाग निकला, लेकिन यहाँ वो स्नेक वाली डीमन ओबोनाई का पीछा करती है। ओबोनाई पक्का मारा जाता, लेकिन उसी समय वहां फ्लेम हाशिरा आते हैं और वो ओबोनाई को बचाते हैं। अब यहाँ ओबोनाई के साथ उसकी एक कजन भी भाग आई थी एंड इन दोनों को लगा कि अब ये लोग फ्री हो गए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन इन्हें पता चलता है कि इस घटना के बाद स्नेक डीमन इतना गुस्सा हो गई थी कि वो पूरे क्लैन को ही मार दी। जी हाँ, क्लैन में 50 औरतें थी, सभी को वो स्नेक डीमन मार डाली। ये सब पता चलने के बाद ओबोनाई को बहुत बुरा लगने लगा और उसे लगने लगा कि ये सब उसकी गलती है। अगर वो भागा नहीं होता तो शायद वो 50 औरतें नहीं मरती। तो यही जो गिल्ट और गुस्सा था, इस सब को अपने अंदर भरकर ओबोनाई डीमन स्लेयर ट्रेनिंग करने लगा एंड आगे चल के वो स्नेक हाशिरा बना। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ओबोनाई अपने आप को वैल्यू नहीं करता है। उसका जो अल्टीमेट एम है वो है डीमंस को मारना एंड देन फाइनली मुजान को मारना, जिसके बाद वो खुद भी मारा जाएगा। मतलब उसको जीने का कोई मन नहीं है, बस एक मकसद है डीमंस को खत्म करना। अब ओबोनाई को राइट आई से अपने बहुत ही ज्यादा कम दिखता है और उसका जो स्नेक है वही उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि भैया इधर से अटैक हो रहा है, यहाँ मारो वगैरह वगैरह। ओबोनाई का तलवार भी अगर आप देखेंगे तो वो सर्पेंट ब्रीदिंग स्टाइल के हिसाब से थोड़ा अलग सा है, मतलब मुड़ा हुआ काइंड ऑफ है। मतलब सीधा जो नॉर्मल तलवार होता है वैसा बिल्कुल नहीं है। अब डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ओबोनाई और मित्सुरी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन ये लोग जाहिर नहीं करते हैं अपने प्यार का, वो क्या कहते हैं, प्यार का इजहार नहीं करते हैं। ये इजहार कब होता है? फाइनल फाइट के दौरान, जब ये लोग मुजान से लड़ रहे थे। अब वहां ये दोनों बच पाए या नहीं बच पाए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, फाइनल फाइट वाली वीडियो। बस यहाँ आप ये जान लो कि ओबोनाई के अंदर कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट नहीं है। वो इतने अच्छे हाशिरा हैं सिर्फ अपने शेयर विल और मेहनत के कारण। वो बहुत ही रूथलेस भी हैं, क्योंकि हाशिरा ट्रेनिंग के दौरान आप देख पाओगे कि कैसे वो छोटे मोटे डीमन स्लेयर्स को बांध देते हैं, देन तांजीरो को कहते हैं कि यहाँ स्वॉर्ड चलाना प्रैक्टिस करो। मतलब थोड़ा गलत चला तो कटवट जाएगा डीमन स्लेयर। तो तांजीरो भी आश्चर्य में था। तो ये सारी चीज बताती है कि वो कितना ज्यादा रूथलेस है, कितना ज्यादा विल है उनमें, डिटर्मिनेशन है एंड ऑल दैट। नो वंडर ओबोनाई को कई लोग पसंद करते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग भी मानते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले हाशिरा की ओर। तो हमारी अगली हाशिरा है इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो। शिनोबु का परिवार एक खुशहाल परिवार था। फाइनली दुख खत्म हुआ। शिनोबु की यहाँ एक एल्डर सिस्टर कनाई भी थी और ये दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन एक रात इनके घर पे एक डीमन अटैक कर देता है और इस अटैक में इन दोनों के माता पिता मारे जाते हैं। फाइनली दुख इज बैक इन द चैट। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डीमन ने माता पिता को मार दिया तो ये दोनों बच्चियां कैसे बच गई? वेल, इन्हें बचाए थे ग्योमी एन वक्त पे आके। इस दिन के बाद ये दोनों लड़कियां ठान लेती हैं कि ये लोग भी आगे चल के डीमन स्लेयर्स बनेंगी और ये दोनों ग्योमी के शरण में जाती है। ग्योमी इन्हें एक बोल्डर को मूव करने का टेस्ट देता है और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के दौरान आप देख पाएंगे कि ये ग्योमी का मतलब नेचुरल काइंड ऑफ टेस्ट है, सबको देता है। खैर, आगे चल के ये दोनों सिस्टर्स काफी अच्छी डीमन स्लेयर्स बनती हैं और ये लोग अपने साथ कनौ को भी पालने
पालने लगती है। जी हाँ, एज ए यंगर सिस्टर। अब कनो पे यहाँ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत अच्छे से एनीमे में दिखा दी गई है, तो आप सबको पता ही होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कनई के साथ क्या हुआ। बेसिकली कनई एक बार एक डीमन को हराने जाती है और ये डीमन निकलता है अपर रैंक 2 डोमा। ऐसे में डोमा कनई को मार के निकल जाता है और जब तक शिनोबू कनई को खोज पाती वो ऑलमोस्ट मरने के कगार पे थी। मरने से पहले कनई कहती है कि शिनोबू को डीमन स्लेयर वाली लाइफ छोड़ देनी चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन कनई के मरने के बाद शिनोबू और भी ठान लेती है कि भैया अब तो मेरे को डीमन स्लेयर बनना है, मुजान को हराना है, लेकिन उससे पहले डोमा को मारना है। इसीलिए वो डोमा से लड़ने के लिए अपने आप को और भी ज्यादा ट्रेन करना शुरू करती है। शिनोबू को पता था कि उसके अंदर स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी है, आई मीन कंपेयर टू अदर हाशिरास, इसलिए वो अलग अलग टेक्निक्स यूज करती है। जैसे कि उसका तलवार भी पॉइजन जैसा है जो कि छोड़ता है, वो एक इंसेक्ट के स्टिंगर जैसा है, वो विस्टेरिया फ्लावर्स को इंजेस्ट करती है, मतलब उसके पास काफी सारी टेक्निक है। अब फाइनल फाइट के दौरान क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ उसकी लड़ाई डोमा से जरूर होती है और यहाँ भले ही शिनोबू डोमा से हार जाती है। स्पॉइलर हो गया क्या? ठीक है, सॉरी, लेकिन यहाँ शिनोबू जो है वो अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएगी। अब इसका जो मतलब आपको निकालना है आप निकाल लो। मतलब डायरेक्टली नहीं कामयाब हुई, बट हाँ इनडायरेक्टली जरूर कामयाब हो गई अपने मकसद में। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल हाशिरा की लाइफ हिस्ट्री की ओर, जो कि है साउंड हाशिरा तेंगेन उजुई। नाम प्रोनाउंस करना सीख गया मैं, थैंक्स टू यू ऑल। उजुई एक डिक्लाइनिंग शिनोबी क्लैन से बिलोंग करते थे जिसमें उनके 9 सिबलिंग्स थे। इनके पिता इतनी टफ निंजा ट्रेनिंग करवाते थे कि 15 साल के उम्र तक 7 सिबलिंग सर्वाइव ही नहीं कर पाए। मतलब ट्रेनिंग की वजह से इतना हार्श था वो ट्रेनिंग। बचे तो सिर्फ उजुई और उनके एक जो छोटे भाई थे वो दोनों। अब उजुई का जो छोटा भाई था वो भी अपने पिता की तरह बन गया था और वो बिलीव करता था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए। मतलब जो मारा गया वो ऐसे ही एक्सपेंडेबल था, वो ऐसे भी जीवित रह के कुछ कर नहीं पाता, तो बढ़िया है मारा गया। जो स्ट्रांग है वही सर्वाइव करेगा। ह्यूमन सिर्फ टूल्स की तरह होते हैं, मतलब बेसिक शिनोबी मेंटालिटी होती है ना, सेम। इन दोनों को बचपन से ही पॉइजन तक को झेलना सिखाया गया था और इसीलिए अगर आप याद करो तो ग्यूतारो का जो पॉइजन लगा था उजुई को तो इंस्टेंटली उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत देर तक झेल पाए थे थैंक्स टू शिनोबी निंजा ट्रेनिंग। खैर उजुई इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करते थे, उनकी सोच अलग थी। वो बहुत ही प्यार से पेश आते थे सभी लोगों से और उनका मानना था कि इंसान ऐसे एक्सपेंडेबल नहीं है, वो कोई टूल्स नहीं है। जब उजुई 15 साल के हुए तो इनके क्लैन के द्वारा इनके लिए 3 वाइफ्स को चुना गया और यही वो पॉइंट था जब उजुई अपने क्लैन को छोड़ दिए, अपनी तीनों वाइफ के साथ अपना अलग लाइफ जीने निकल पड़े एक नई जर्नी के तलाश में। उजुई के 3 पत्नियों का नाम है माकियो, सुमा और हिनात्सुसुरा, पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, हिनात्सुरु पढ़ लिया मैंने। उजुई अपनी पत्नियों से कहते हैं कि तुम्हें खुद की वैल्यू करनी चाहिए और ये एक बहुत ही डिफरेंट बात थी जो कि इनके क्लैन में इन लड़कियों को सिखाया गया था। आई मीन क्लैन में बेसिकली ये माना जाता था कि लड़कियों का काम है बच्चे पैदा करके देना, बाकी कुछ नहीं। हाँ, घर वगैरह का काम भी निपटा लो। बेसिकली हम देख सकते हैं कि उजुई अपने से ज्यादा अपनी पत्नियों की वैल्यू करते थे और उन्हें भी सिखाते थे कि खुद की वैल्यू करो, तुम लोग कोई एक्सपेंडेबल इंसान नहीं हो। आगे चल के उजुई डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन किए और समय के साथ वो बन गए साउंड हाशिरा तेंगेन उजुई। अब अगर आपने एनिमे को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि उजुई के सुनने की क्षमता बहुत ही ज्यादा अच्छी है। साथ ही वो किस तरह से फाइट करते हैं, आई मीन म्यूजिक नोट्स में अटैक्स को डिवाइड करके बताया था मैंने एक वीडियो में, चेक कर लेना मेरी वीडियो जिसमें मैंने ब्रीदिंग स्टाइल्स बताया है, हाशिरास के लाइफ को रैंक किया है वगैरह, देख लो जाके उसे। उजुई के दाकी ग्यूतारो वाले लड़ाई को तो कोई भूल ही नहीं सकता। आई मीन उसमें जो उनका स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल दिखा था वो अलग लेवल पे था और मैं कह सकता हूं कि सारे हाशिराज में अगर सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स की बात की जाए तो उजुई टॉप 3 में पक्का होंगे। इस लड़ाई में उजुई का एक हाथ कट जाता है, साथ ही वो वेनम से मारे भी जाते हैं, लेकिन थैंक्स टू नेजुको वो उन्हें बचा लेती है। इस लड़ाई के बाद उजुई रिटायर कर जाते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ्स को अपने से ज्यादा वैल्यू करते थे, तो ऐसे में उन्हें जीना पड़ेगा अपनी बीवियों के लिए। साथ ही वो लास्ट निंजा वगैरह कुछ है ना, तो भैया क्लैन को आगे भी तो बढ़ाना है। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के दौरान आप उजुई को वापस देख पाओगे जो कि डीमन स्लेयर्स वगैरह को ट्रेन करेंगे, ऑल्दो फाइनल फाइट में उनका कोई रोल नहीं होने वाला। तो बस यही थी बचे हुए 5 हाशिरा की लाइफ हिस्ट्री और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, साथ ही देखने में मजा आया होगा। अब यहाँ मैं उनके ब्रीदिंग स्टाइल्स को, उनके लड़ाई के तरीका को नहीं बताया हूं क्योंकि ब्रीदिंग स्टाइल्स पे ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियो बन चुकी है। देन फाइटिंग स्टाइल्स की जहां तक बात है, मतलब पावर्स वगैरह की, तो उस पर एक अलग वीडियो आएगी जहां मैं डीमन स्लेयर में काफी कुछ एक्सप्लेन करूंगा।
लाइक रेड स्वॉर्ड क्यों होता है, फाइटिंग स्टाइल्स क्या क्या है, किस तरह का टैलेंट लोग पजेस कर सकते हैं, लाइक ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड इत्यादि। तो वो सब करेंगे एक्सप्लेन धीरे धीरे किसी और वीडियो में। अब यहाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करो, फिर उन तीनों से लाइक भी करवाओ, उनको बोलो 3 और दोस्तों के साथ शेयर करने। मतलब एकदम एक MLM पैटर्न बनाना है, पिरामिड स्कीम, समझे? जैसे दैट यहाँ फ्री है, कोई पैसा ऐसा नहीं लग रहा आपका, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, अच्छा कंटेंट मिलेगा, कर लो सब्सक्राइब। मुजान की फाइनल बैटल वाली वीडियो जो होगी वो 5 पार्ट में होगी, अभी तक आप समझ ही गए होंगे, और इस पूरे सीरीज का आगाज इसी महीने के एंड में हो जाएगा, तो उसे ना मिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और भी बनता है। I'll see you guys in the next one. Peace out. वैसे आपको एक बात पता है, हाशिराज को यूजुअली पिलर्स कहते हैं। जी हाँ, 9 पिलर्स ऑफ डीमन स्लेयर, इस तरह से। वो मैं हाशिरा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा नया टर्म है, सुनने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप चाहो तो पिलर्स भी बोल सकते हो। यूजुअली पिलर्स ही बोला जाता है। सोचा बता देता हूँ आपको। बाय बाय।